हर ज़माने में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी राज करती। ऐसे लोगों का ताल्लुक़ सिर्फ सियासत से नहीं होता बल्कि इंसानियत से होता है। उनका हर अमल, उनकी खुददारी, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारियों का सबूत होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिनका नाम है जनाब आरिफ मसूद साहब, जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनाब आरिफ मसूद साहब राजनीति के मैदान के एक मशहूर और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। सड़क से लेकर विधानसभा तक उन्होंने राजनीति की लंबी और ईमानदार पारी खेली है। उनका सफ़र सिर्फ एक कुर्सी तक सीमित नहीं बल्कि आवाम की खिदमत में समर्पित है। गरीबों के मसीहा, मजलूमों के हमदर्द और हर ज़रूरतमंद के मददगार ऐसे हैं भाई आरिफ मसूद। वे हर तबके के लिए बिना किसी भेदभाव के हमेशा मदद को तैयार रहते, चाहे तालीम हो या रोज़गार, सेहत हो या इंसाफ। उनका हर कदम इंसानियत व तरक्की के लिए उठता है। उन्होंने हर समय एकता, भाईचारा और अमन का पैगाम दिया है। मज़हब, जाति और ज़ुबान से ऊपर उठकर आरिफ मसूद साहब ने हमेशा मुल्क की एकजुट सोच को मजबूती दी है। मुसीबत के वक्त में वे सिर्फ नेता नहीं, एक भाई, एक फरिश्ता बनकर लोगों के बीच होते हैं। बच्चों की तालीम हो, युवाओं का भविष्य हो, महिलाओं की सुरक्षा हो या बुजुर्गों की सेवा, आरिफ मसूद साहब ने हर मौके पर समाज के हर हिस्से की भलाई के लिए काम किया है। उनकी सोच दूरदर्शी है, जज्बात गहरे हैं और इरादे पहाड़ जैसे मजबूत। ऐसे लोग राजनीति में रोशनी की तरह होते हैं जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते बल्कि राह भी बनाते हैं। जनाब आरिफ मसूद साहब जैसे नेता पर न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को फख्र है। उनकी ईमानदारी, लगन और आवाम से जुड़ाव उन्हें एक मिसाल बनाता है। एक सच्चा जननेता जिसका हर कदम जनता के हक में होता है। आइए मिलवाते हैं ऐसे जननेता आरिफ मसूद साहब से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ भोपाली आपको लेके आ गए इस वक्त भोपाल, और भोपाल में हम बैठे हैं बहुत अजीम शख्सियत के पास, जो कि जनाब हमारे आरिफ मसूद साहब हैं। और माशाल्लाह एमएलए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। आरिफ भाई, ये बताइए कैसा लगा आपको हमसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। और आज जो है हम आरिफ भाई से मुलाकात कर रहे हैं, आरिफ मसूद साहब जो कि भोपाल की अजीम शख्सियत है माशाल्लाह, और हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह टाइम देने के लिए। तो आरिफ भाई, थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, भोपाल एक बहुत अच्छी जगह है और रमीज़ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके फॉलोअर्स भी बहुत देखता हूँ मैं, बराबर बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है जी। और खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि रमीज़ भोपाली जब लिखा आता तो और खुशी हो जाती है। तो आरिफ भाई बताइए, पॉलिटिक्स में आने की क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? देखो, राजनीति में आना तो अनफॉर्चुनेटली इसको ये कह लो, या तो एक्सीडेंटल कह लो या जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर ले, कि मुझे अच्छे से याद है कि गैस ट्रेजेडी हुई थी। उस वक्त हम लोग स्कूल में थे जी। हमसे कुछ सीनियर्स थे 7th 8th क्लास में, उनको जनरल प्रमोशन मिल रहा था, तो हमें लगा कि हमें भी मिल जाना चाहिए 7th वालों को भी। 5th 7th वाले जो होते थे, बोर्ड शुरू हुआ था जी। तो वहीं से बड़े सीनियर साथियों के साथ हम लोग भी कदर करने लगे। और शाहजहांबाद में बैठना उठना होता था तो वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स बहुत बैठते थे और उनके पास जाने लगे अपने काम के लिए। वहीं से एकदम दिमाग में आया और फिर ऐसे ही करते रहे, मूवमेंट्स करते रहे, करते 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 एनएसयूआई में आ गया, फिर यूथ कांग्रेस में आ गया। क्या बचपन से ही आपको शौक था लीडर बनने का? नहीं, मैंने कहा ना कि एक्सीडेंटल कह लो, शौक नहीं था। एक चेंजेस आया कि बस ये था कि दिमाग में जुनून रहता था कुछ करना है, तो कुछ सीनियर कर रहे थे तो उनके साथ लग गए तो एक आंदोलन क्या होता है ये भी नहीं पता था, पर ये था कि हमारे को भी जनरल प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, आपने कांग्रेस छोड़ी और फिर वापस ज्वाइन करी, उसके लिए कैसा क्या रहा? नहीं देखिए, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। जी। एक्चुअल में वो इंसिडेंट बड़ा खराब इंसिडेंट था। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट 3-4 बार रहा जी। और मैं उस टाइम पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट था और एक मूवमेंट्स था, उस मूवमेंट्स को मैं लीड कर रहा था। तो अक्सर मूवमेंट्स
जब आदमी लीड करता है तो उसके पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी चले जाते हैं। हाँ। तो पिक्चराइज और मीडिया प्रोपोगंडा ऐसा हुआ कि उसको नेगेटिव कर दिया तो पार्टी ने मुझे एक्शन लिया। हाँ। कोई बात नहीं, मैं 5 साल बाहर रहा, फिर वापस ज्वाइन हो गया। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है उसके लिए आपकी क्या सोच है? स्टूडेंट जो लोग अभी जोड़ना चाह रहा है। देखिए, नौजवान लड़कों को आगे आना चाहिए, और मैं उनसे कहूंगा कि जिस तरह के अभी मौजूद हालात है, हमने जिस दौर में पॉलिटिक्स शुरू करी तब सारा जितना भी था नेटवर्क वो दूसरी चीजें थी, इश्यूज अलग थे। उस दौर में जो इशू थे वो इशू बहुत सारे अलग अलग तरह के थे, बहुत सारे इश्यूज नए। आज की तारीख में जो इशू पैदा हुए वो बिल्कुल नए हो। अब उस दौर में भी था, कंपटीशन था, लेकिन ऐसा कंपटीशन नहीं था जो कंपटीशन वाला दौर अब चल रहा है। उस दौर में भी कंपटीशन होता था, लेकिन उस दौर के कंपटीशन में एक पॉजिटिविटी रहती थी कि बहुत ज्यादा मार काट नहीं होती थी, छाड़ना नहीं होता था। उस टाइम तो 60% रिजल्ट आ जाता था तो लोग कहते थे फर्स्ट आ गया बच्चा। अब आज के दौर में तो आप 90% भी लाना तो नहीं है, तो अब हर बच्चे को तो जॉब मिल नहीं सकती, तो वो अदर देन एक्टिविटी में भी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भोपाल कैसा शहर है और इस भोपाल शहर को कैसे आप आगे ले जाना चाहते हैं, बताइए आप। भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बड़े सुकून की जगह अगर कोई है तो लोग जरूर कहते हैं कि बाहर चलो, इधर चलो, लेकिन मैं कहता हूँ कि भोपाल से बड़ा सुकून की जगह कहीं नहीं, और इस शहर को आगे बढ़ना चाहिए जी। और ये शहर पिछड़ भी रहा है जी। जितनी तेज इसको ग्रोथ होना था, लेकिन पॉलिटिकली सिस्टम की वजह से ये शहर पिछड़ रहा है। तो मैं उन तमाम पॉलिटिकल लोगों से अक्सर कहता हूँ, विधानसभा में भी बोलता हूँ कि भले ही हम लोग पॉलिटिकल, हमारी अपनी अपनी अलग पार्टी हो, लेकिन हम अपने शहर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, यहीं पले यहीं बड़े, हमारे बच्चे यहीं हैं, तो हमें फ्यूचर के लिए देखना चाहिए कि भोपाल बहुत अच्छा बने और उसको बनाया जा सकता है। क्या आपको लगता है इंडिया में मुस्लिम लीडर जो है ओपन बात नहीं कर पाते खुली तरीके से, उसका कैसा क्या है आजकल? नहीं, इसको अपन ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कुछ लीडर करते हैं, बहुत सारे लोग मसलियत से नहीं करते, लेकिन मैं उनमें एक अलग अगर मेरा जिंदगी उठाएंगे तो सबको मिल जाएगा। मैंने कभी पार्टी की परवाह नहीं पाली, कभी ये नहीं पाला कि कौन क्या सोचेगा। मुझे लगा ये गलत हो रहा है और मेरी कौम के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो मैंने इसके लिए नहीं सोचा कि कौन क्या करेगा, क्या सोचेगा, इसके नुकसान क्या होंगे, करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी को अपनी कम्युनिटी के लिए डिवोटी होना चाहिए। अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए पहले डिवोटी होगे तो दूसरों के लिए भी डिवोटी होगे। अरे भाई बताइए, पहलगाम में जब ये हमला हुआ था उसके सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अफसोसनाक हमला था, और जितनी उसकी निंदा हुई करी, और पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हुआ, और जैसे ही वार स्टार्ट हुई तो देश ने एक मिसाल कायम करी। जो देश का एक एक नागरिक, एक एक समाज, एक एक धर्म का व्यक्ति, धर्म के धर्म गुरु सब एक साथ आए और उन्होंने कहा कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है और हमको बदला लेना चाहिए। सांप्रदायिक जो होता है, सांप्रदायिक के खिलाफ आपका क्या संदेश है? देखिए, कम्युनलिज्म सबसे गंदी चीज है और इसको रुकना चाहिए, और मौजूदा दौर में जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि ये नफरतें रोके, नहीं तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जैसे आज हुआ एक इंसिडेंट कि वार क्लोज हुई, सीज फायर हुआ, हमारी सेना लड़ रही है बॉर्डर पर, और अचानक मैसेज आ जाता है सीज फायर। सेना का मनोबल यकीनी तौर से टूटा होगा। हम लोगों के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है, शॉकिंग न्यूज है। तो ये सारी चीजें इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये मुल्क है, और मुल्क सही रहेगा तो बाकी सब ठीक रहेगा। आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट क्या है? मैं शुरू में मैंने बताया आपको कि मैं गैस ट्रेजेडी के टाइम पे उस पे आया, उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस के अंदर बहुत मूवमेंट्स करे, और 2-3-4 मूवमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझे आपके साथ शेयर कर देना चाहिए आज, क्योंकि ये मौका मिला है और रमीज भोपाली और की टीम है, तो भोपाली की है तो भोपाली के पास भोपाल का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 2-3 बातें मैं बहुत बेतकल्लुफी से शेयर करूंगा, इसको कोई अदरवाइज ना ले जी। एक मूवमेंट था मेरा जब भोपाल में एक हज हाउस बनना था। मैंने कहा हज हाउस ईदगाह पे ना बने जी। लोगों ने कहा क्यों ना बने, मैंने कहा इसलिए ना बने कि हज हाउस हमेशा एयरपोर्ट के करीब होना चाहिए, स्टेशन के पास होना चाहिए। बड़ा कंट्री चली, कुछ लोगों ने इल्जाम लगाए, फिर मैंने उसको एफिडेविट दिए, और मेरी सोच रहती थी कि सिटी के पिक पॉइंट पर बने। तो वहां मैं एक बहुत बड़ा मूवमेंट कर रहा था, मेरे कुछ साथियों ने, दोस्तों ने मुझसे कहा कि नहीं, खत्म कर दो इस आंदोलन को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
मुझे उस दौर के नेता याद आते हैं, आरिफ बेग साहब सेंट्रल मिनिस्टर रहे थे जो अब दुनिया में नहीं, चौधरी मुनव्वर सलीम, और बहुत बड़े बड़े IMW सिद्दीकी, इन सब ने ओपन मंच से मेरी क़यादत को एक्सेप्ट करा और कहा कि आरिफ मसूद हमारा लीडर है, हम इसके पीछे मूवमेंट में चलेंगे। और मैंने भी वो मूवमेंट को एकदम छोड़ दिया और सबकी बातों में आके उसको मैंने हॉस्टाइल कर दिया। तो वो मेरा मूवमेंट एक, मुझे लगता है कि वो मुझे ड्रॉबैक करा। अगर वो मूवमेंट आगे बढ़ता तो मुझे फ़ायदा मिलता। ऐसे ही एक हमीदिया हॉस्पिटल का मूवमेंट था, मैंने एक बहुत स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर मूवमेंट चलाया था, ये भोपाल की स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक होना चाहिए। वो भी पीक पे जाते जाते एकदम ब्रेक हुआ और गवर्नमेंट ने हमारे साथ चीट करा। उन्होंने हमसे कमिटमेंट कर लिया कि हम सब करेंगे और नहीं करा तो मुझे नेक्स्ट वो शुरू कर देना था वापस। तो ये सारे वो टर्निंग पॉइंट है जिसमें मैं नई जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि जब लीडरशिप करो तो फिर जो डिसीजन ले लो तो फाइनल तक पहुंचो, या तो जीते या हारे, लेकिन निर्णय एक होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडर को इक्वल स्पेस मिलता है या नहीं? देखिए, इस मामले में मैं बहुत साफ गोई से कहूंगा कि स्पेस तो नहीं मिलता, स्पेस बनाना पड़ता है। और नहीं मिलने की वजह पार्टी ही पूरी जिम्मेदार है, हम ये कह रहे हैं तो ये भी गलत होगा, ये भी बेईमानी है, नाइंसाफी है। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिक्स इसी का नाम है, पॉलिटिकल रिवेंजर सबके रहते हैं। तो जब हम कहीं अच्छी जगह जा रहे होते हैं तो इसमें मैं ये चाहूंगा कि रमेश भाई, स्पेस तो मुस्लिम लीडर को मिलता है, लेकिन जो रिवेंजर है उनसे दरखास्त है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें क्वालिटी है कम्युनिटी के लिए, पार्टी के लिए, उसको रिवेंज के नाते अगर आप खत्म कर दोगे तो उस पार्टी का, उस कम्युनिटी का नुकसान करोगे। तो रिवेंज की भी एक कहीं ना कहीं लिमिट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या आपके स्टेटमेंट से पार्टी हाईकमांड को प्रॉब्लम होती है? हाँ, कई बार ऐसा लोग बताते हैं, हमसे तो आज तक अभी तक किसी पार्टी हाईकमान ने कभी हमसे कुछ कहा नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं बोला ही उस पॉइंट पे हूँ जो आज की तारीख में, जैसे मैं बोलता हूँ कम्युनलिज्म के खिलाफ, आज की तारीख में मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, RSS, बीजेपी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ताकत से लड़ने की जरूरत है। और ये जितना कम्युनलिज्म करते हैं इनके खिलाफ ईमानदारी से खड़े होना चाहिए। तो ये मैं नहीं बोलता, ये हमारा नेता राहुल गांधी बोलता है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि डरो मती लड़ो, डरो मती लड़ो, जिसपे जरूरत, अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती कही है कि अभी मुल्क में मुसलमानों पे ही दमन ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमको लगता है हम बार बार मुस्लिम्स के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, हम ट्राइबल्स के भी आंदोलन करते हैं, हम आदिवासियों के साथ साथ दलित लड़कियों पे जब शर्मसार हरकतें होती हैं तो हम वो भी मूवमेंट चलाते हैं। तो वो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जो है इस टाइम दमन की, वो नफरत वाली सरकारें मुस्लिम्स पे करती है, इसलिए बार बार ऐसा लगता है कि हम एक कम्युनिटी के लिए बोलते हैं। क्या आप पार्टी के अंदर से सपोर्ट करते हो या अकेले आप लड़ते हो? नहीं, कई जगह पार्टी का बहुत सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है जी। और पार्टी के कुछ लीडर्स अगर इत्तेफाक नहीं करते होते तो फिर हम इतनी लड़ाई कैसे लड़ते हैं। क्या आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आपका टिकट तैयार हो गया, कंफर्म हो गया? टिकट तो अभी तो बहुत दूर है, अभी तो 1 ही साल गुजारा है, 4 साल बाकी है। अभी तो भोपाल शहर के लिए 4 साल बहुत बड़े बड़े प्लान है और उस 4 साल में बहुत कुछ करना है पब्लिक के लिए, तो वो मिशन ज्यादा है। टिकट और चुनाव तो बात की बात है। और आपने ये बात निकाली तो इस बात में एक मैसेज भी है उन नए जो पॉलिटिक्स करने लड़के आ रहे हैं, जी। तो वो मैं कहूंगा कि मेरी चीज को, इसको जरूर गौर करे। कि मेरा बरसों मरहूम आरिफ अकील साहब से झगड़ा चला, बरसों चला। उनका नजरिया अलग था, मेरा नजरिया अलग था, उनकी पॉलिटिक्स अलग थी, मेरी पॉलिटिक्स अलग थी। लेकिन जब पिछला वक्त आने लगा और उनका लास्ट चुनाव उनको लड़ना था, तो सारे लोग चाहते थे कि मुझे उत्तर लड़ा दें उनकी उम्र को देख के और उनको मुझे शिफ्ट किया जाए। तो मैंने पहला स्टैंड लिया कि मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा। अल्लाह ने जहां मुकद्दर में लिखा है मैं वहीं से जीतूं या हारूं, मेरा मुकद्दर ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन अपनी सीट को शिफ्ट नहीं करूंगा। और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि अपना पॉलिटिकल बदला इस उम्र में उनसे लूं। तो मैंने पार्टी नेताओं को संदेश दिया। फिर सेकंड, जब यहाँ मौका आया और उनका बेटा उन्होंने टिकट देकर चुनाव लड़ाया, तो कैंपेन में लोगों को बड़ा डबल डबल लग रहा था, कांग्रेस का क्या होगा, अब क्या होगा, 4 जगह वोट बट रहा है, 6 जगह बट रहा है। तो मैं खुलकर मैदान में कूदा और मैंने कहा कि नहीं, वोट कांग्रेस को जाएगा। और एक बुजुर्ग लीडर जिसने भोपाल में इतने साल खिदमत करी, उनका हमको साथ देना चाहिए और उनका जो फैसला उनके बेटे के लिए आया तो हमको बेटे के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये वो नए लोगों के लिए है कि नजरिया इख्तलाफ, रिवेंज और अपनी खुद की चाहत,
इन तीनों पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए, हालात के हिसाब से फैसला करना चाहिए और अच्छा फैसला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ वो मेरा फैसला अच्छा फैसला। आपकी जो इलेक्शन है इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट काम क्या रहा आपका अभी तक? मैं पहले दिन से गया था, जब मैं 2013 में पहला चुनाव लड़ा, चुनाव लूज करा। मैं चुनाव जैसे ही हारा, तीसरे दिन में भोपाल शहर की पब्लिक के बीच में चला गया था शुक्रिया अदा करने। जीतने वाले नहीं गए थे, हारने वाला पहले चला गया। और मैंने लोगों से ये कहा था कि मैंने वोट की पॉलिटिक्स नहीं करी। आपने मुझे मोहब्बत दी, मेरा मुकद्दर था, मेरे नसीब में नहीं लिखा था, मैं नहीं जीत पाया, मेरी कहीं कमी गलती रही होगी, आप मुझे मौका दिया। मैं लगातार पब्लिक का वर्क करता रहा। और मैं जब वो हिंदू इलाकों में जाता था जिसको ये लोग बांटना चाहते हैं नफरत का, तो मैं रमीज में कहूंगा कि ये बांटना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं बांटना चाहती, नेता ही बांटना चाहते हैं। और एक नफरत वाली पार्टी रोज प्रयास करती है। लेकिन आज भी उस कम्युनिटी के लोगों ने मुझसे कहा कि हमको आप पे ट्रस्ट है, हमसे गलती हो गई, आगे देखेंगे। और फिर मालिक ने मौका दिया, 2018 में चुनाव जीते। क्या आपको लोग अपना डेवलपमेंट लीडर मानते हैं या सिर्फ प्रोटेस्ट लीडर मानते हैं? देखिए, ये दोनों में तो पब्लिक ने 2 बार चुनाव जिता के, मैं समझता हूँ एक संदेश तो दे ही दिया। तो 2 बार चुनाव जीते हैं और माशाल्लाह दोनों बार लीड बढ़ी है। पहले जितना से जीते थे, इस बार 1000 वोट और बढ़ा है तो है। लेकिन हाँ, ये है कि काम करने का जुनून और लोगों के लिए लड़ने का जुनून है, और अल्लाह आखिर तक ये जुनून को कायम रखे। माशाल्लाह। आपके लिए एजुकेशन और हेल्थ दोनों में क्या ज्यादा प्रायोरिटी है? दोनों जरूरी है। हेल्थ नहीं होगी तो फिर आदमी क्या करेगा। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, और उस ऊपर वाले का शुक्रिया कि हमको अल्लाह ने बहुत अच्छा, हम लोगों को सेहत दी है, तमाम तरह दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी के पैर में तकलीफ है, लेकिन उस ऊपर वाले का करम है कि सब कुछ दिया है, तो उसको मेंटेन रखने का काम भी है। तो नए लड़कों को और आज की जनरेशन को और यंगर्स के अलावा भी लोगों को कहूँगा कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना तालीम के आप खाली कागज़ की तरह हो। अगर आपके पास तालीम, ये कहना, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की एक सोच बन जाती है, हालांकि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये कहा जाता है कि वो पिछड़े हैं एजुकेशन में, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आज भी आप उठाओगे तो एजुकेशन में मुस्लिम बच्चे बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर लड़ते हैं, और गरीब बच्चा भी जो होता है वो पढ़ने जाता है। सिर्फ बात ये है कि उनको मौका नहीं मिल पाता। और तालीम तो नबी ने उसके लिए जिक्र कर दिया। तो मुस्तकिल जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तालीम की जरूरत है, और वो रहेगी। क्या आप सभी कम्युनिटी के बीच में इक्वली पॉपुलर हो या सिर्फ एक सेक्शन के लिए हो आप? मैंने कहा ना, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ता हूँ तो मैंने वहाँ कोई कम्युनिटी का बंधन पे बंध कर न रहा हूँ, न रहूंगा। जिसके साथ बुरा हुआ उसके साथ खड़ा हुआ, जिस पे नाइंसाफी हुई उसके साथ खड़ा हुआ। तो जाहिर है सभी ने एक्सेप्ट करा, और इसीलिए मुझे खुशी है कि मुझे हर वर्ग का वोट मिलता है। तो ये काबिल कबूल और काबिल तारीफ है। आप अपने वोटर से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं को वोटर से तो दे दी, अब तो मैं उनके लिए क्या कर सकूं अच्छा, बस रात दिन ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि चैलेंजेस के दौर में मैं उनके साथ वो तमाम काम अच्छे उनके करा सकूं जो उन्होंने मुझसे उम्मीदें वाबस्ता करी। मुस्लिम वुमेन्स राइट्स को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स पे नहीं, वो तो हमारा डे फर्स्ट से ये मोटो है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। तो वो चाहे औरतें हों या आदमी हो, हम तो बाइफरकेट करते ही नहीं है, और हमारे मजहब ने भी नहीं करा। और हमारे मजहब के ऊपर एक बात लगती है कि हम वुमेन्स को दबा कर रखते हैं। तो सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा भोपाल की बेगमात ने, जितनी जितनी हिस्ट्री मौजूद है भोपाल की, क्योंकि हम भोपाली हैं, आप भोपाली हो, तो भोपाल की बेगमात ने कितने बड़े बड़े इदारे बनाए। आज जितने इदारे हैं, जो हॉस्पिटल जिन बिल्डिंगों में चल रहा है, वो इदारे किसके देन है? आज बड़ी बड़ी मसाजिदें, बड़े बड़े इदारे जो हमारे, वो नहीं के दिए हुए। और उन्होंने अपने दौर में और पर्दे के साथ रह के भी करा। कितनी हमारे जो बेगमात थी जिन्होंने लड़ाइयां तक भी लड़ी पर्दे के अंदर। तो ये कहना कि वुमेन्स और जेंट्स में फर्क है, तो मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं है। और उनका जब भी कोई मसला आता है तो उस पर हम लोग बराबर लड़े, और आगे भी कोई आएगा तो लड़े। अच्छा, ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपने, उसमें क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक फाइनल कर दिया, हमने अपोज करा, हमारे साथियों ने करा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करा, लेकिन गवर्नमेंट को था नहीं 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 नहीं। तो मैंने पहले से कहा कि गवर्नमेंट पॉजिटिव वर्क नहीं कर पाई, और जब पॉजिटिव वर्क नहीं कर पाती तो उसको एक उसका मोटो सेट है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज जो मुस्लिम्स और पोलराइजेशन की तरफ जाते हों वो पब्लिक में डालती रहती है, ताकि पब्लिक भटकी रहे।
और वो असल मुद्दे से हट जाए, रोजगार से, गरीबी से, परेशानी। तो ये था। 3 तलाक के बाद क्या फायदा हुआ है? 3 तलाक के इशू पर कल भी हमारा इत्तेफाक नहीं था इनके साथ और आज भी नहीं। अच्छा, ये मंदिर मस्जिद जो इशू होते हैं उसमें आपका रोल क्या रहता है? लीडर का रहता है, मीडिएटर का रहता है? मेरा इंसानियत का रहता है, जो नाजायज है वो नाजायज। क्या लगता है आपको, आपकी इमेज टारगेट करते हैं लोग बाग आपकी इमेज को? हाँ, लगातार करते रहते हैं। मैंने कहा ना, बहुत बरसों से, जब आपने पहला क्वेश्चन करा था जी। कि आपके कुछ टर्निंग पॉइंट्स, तो ये सब वही थे कि उसी दौर से लोग लगे रहे, लेकिन मैं बराबर काम करता रहा। इनको काम करना है, इमेज डैमेज करने का, इनको काम करना है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को कुछ, आप बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है, जब आप उनको वो दे दो तो कहते हैं इससे अच्छे नहीं। अब मैंने कह दिया ये मैं नहीं दे पाऊंगा, मजबूर हूँ, माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, तो अगले दिन से सबसे खराब इंसान, सबसे गंदा इंसान, सबसे कांग्रेस के ही कुछ लोग आपके अगेंस्ट रहते हैं? कांग्रेस में ऐसा कोई बहुत तो नहीं है, लेकिन कुछ रहते होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा चीज अब बची नहीं है। हाँ। आप राजनीति में ईमानदारी को कैसे समझते हैं? दोनों बड़े चैलेंजेस हैं। राजनीति एक बहुत खतरनाक खेल है, और उसमें ईमानदारी को बचाए रखना उससे बड़ा वो एक कमाल। सुबह जब उठते हैं तो दुआ करते हैं कि अल्लाह बचा के रखना, और जब रात सोते हैं तो जब भी यही दुआ करते हैं कि बचा के रखना कम से कम। फिर भी मेरी कोशिश रहती है, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 80% मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं हर एक के साथ इंसाफ करूं। क्या मीडिया में आपको फेयर तरीके से प्रेजेंट करते हैं या नहीं? देखिए, आजकल वो मीडिया नहीं बची जो पहले मीडिया थी। मीडिया का पहले एजेंडा होता था कि पब्लिक कॉज के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। हाँ। जो राजनेता पब्लिक कॉज की लड़ाई लड़ता है, मीडिया उसको स्पेस देती थी। जो इश्यूज पर बात करता था, मीडिया उसको स्पेस देती थी। जो हेल्थ पे, एजुकेशन पे और तमाम सोशल वर्क पे काम करता था, मीडिया उसको स्पेस देती थी। अब ये तीनों चीजें मीडिया के एजेंडे से हट गई। हाँ। अब मीडिया का एजेंडा आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर रात तक पोलराइजेशन रह गया और गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना है। हमने वो मीडिया का दौर देखा कि जिस मीडिया में मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था, मेरी कांग्रेस की सरकार थी, और मैं कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन करता था, और मीडिया बकायदा उसको छापती थी। अब मीडिया आज के दौर में जो गवर्नमेंट की स्क्रिप्ट आती है वो सुनाती है, तो अब वो हमें स्पेस दे या ना दे, हमें परवाह नहीं है। आरिफ भाई, इस वक्त जो माहौल चल रहा है, इस वक्त लड़कियों का जो पढ़ाई लिखाई, और जो इस वक्त हमारी बहन बेटी हैं इस वक्त जो बैठ रही हैं, जो जा रही हैं, आ रही हैं, जो घूम रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रवीश भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल करा, और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूंगा आगे। जी। आपके सवाल में 1-2 सवालों के और जवाब जोड़ लूंगा, जी। तो मैं समझूंगा कि कॉमन हो जाएगा। जी। एक तो मुसलमान लड़कियों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए किसी ने मना नहीं करा, लेकिन लेकिन उन लड़कियों को एक चीज समझना चाहिए कि शरीयत क्या है, और शरीयत हमको कहाँ तक इजाजत देती है। और हमारी उस इजाजत में शरीयत ने ना तो पढ़ाई रोकी है, ना आपकी तरक्की रोकी है। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिया कि हमारे सामने नजीर है बेगमात की, जिन्होंने रूल किया भोपाल को, जो भोपाल की बेगम नहीं, रूलर रही। सही बात। तो आजकल की लड़कियां समझ लें, अगर उस रूल को और बेगमात को नहीं समझती, तो ऐसे समझ लें कि आज की दौर में वो मेयर या मिनिस्टर या एक राज्य की चीफ मिनिस्टर रही, और उन्होंने वो रोल बुरखे में करा, और उन्होंने घुड़सवारी भी करी, उन्होंने एजुकेशन के कैंपस भी सेट करे। तो ये पैगाम था कि शरीयत ने कहीं भी लड़कियों को किसी चीज को आगे बढ़ने से नहीं रोका। उस दायरे को शरीयत ने रोका जो वर्गलिटी में आता है। कपड़े कम करना, ये वर्गलिटी का एक पार्ट है। आपके कपड़े आप कम करें, ये आपकी जाती चॉइस है, लेकिन शरीयत ने आपको क्यों ढका? शरीयत ने इसलिए ढका कि आप खूबसूरत रहें, अच्छे रहें, अपने घर के लिए रहें। ऐसा ना हो कि नुमाइश बने, जिसको अपने घर वाले कम देखे, बाहर वाले ज्यादा देखे। तो वो कोई, शरीयत ने उसमें कोई गलत चीज आपको नहीं लगाई। जो आपके दिमाग में ये आता कि शरीयत ने आपको ढक दिया, तो ढका नहीं। जैसे सुनार एक सोने को ढकता है, हीरे को ढकता है, इसी तरह शरीयत ने एक बेटी को ढकने का काम किया गलत नजरों से, गलत लोगों से। दूसरी चीज, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप खूब अच्छी एजुकेशन लीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन आपकी जब दायरा आए तो आप उस दायरे को क्रॉस ना करिए। उस दायरे पर आपको ये देखना होगा कि आपके माँ बाप ने भी आपको पाला है, और उन्होंने इस उम्मीद के साथ पाला है कि हमारी बेटी जवान होगी, वो आगे ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। अब वो लड़की अगर गलत कदम उठाएगी तो उसके माँ बाप का क्या हो? माशरे में तो इस वक्त लड़की बहुत लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि गायब हो गई हैं, चली गई हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये सब, ये एक चीज में अगर वो लड़कियां बच्चियां मेरी बात को और आपकी बात को समझ लेंगी कि शरीयत ने दायरा रखा है,
तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ जो लड़कियां भाग रही हैं उनको, वो चाहे किसी मजहब की हो, मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, मैं सबके लिए कहता हूँ कि माँ बाप से बड़ा फैसला सही है। उनके लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कोई नहीं सोच सकता, ना गवर्नमेंट सोच सकती, ना आरिफ मसूद सोच सकता, जो उनके माँ बाप सोचेंगे। अब दो आप गलत लेंगे तो फिर बहुत सारे आपने ये फोन भी आ रहा होंगे, तो आपके और दूसरे भी आ रहा होंगे कि शादी के 4 महीने बाद रोड पे पिटती भी मिली। बच्चा तो किससे बहुत केस आ रहा है वक्फ बोर्ड में, भगा या दिया इस गया। बात पे तलाकें हो रही हैं। एक बच्चा हो गया, गोद में लिए, लड़के ने निकाल दिया। हाँ। तो ये वही हुआ कि आपके गलत फैसले की वजह से आ रहा। तो मेहरबानी करके गलत फैसलों से हमको बचना चाहिए। और हमको एक चीज और इसमें जोड़ना चाहिए कि आज जो माहौल हमारा बना है ड्रग्स की तरफ, तो ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों पे पाबंदी है, हाँ। लड़कों को भी इससे बचना चाहिए। शरीयत मुकम्मल आई है इंसान की जिंदगी में पैदा होने से मरने तक, और शरीयत में वो तमाम अहकामात दे दिए हैं जो आपके मुस्तकबिल को खुशहाल और रोशन बनाना चाहते हैं। अब आप उस खुशहाल और रोशन मुस्तकबिल से हट के अगर आग के ढेर में जाना चाहते हैं तो ये आपका जाती फैसला है। वरना आप इसी में रह के काम करते हैं तो आप एपीजे कलाम भी बन सकते हैं। आप इसी में रह के काम करते हैं तो आप एक अच्छे क्रिकेटर भी बन सकते हैं। इसी में रह के आप काम कर सकते हो तो कल्चरल एक्टिविटी का एक बहुत अच्छा नुमाया शक्ल भी आप बना सकते हैं। आपको इसी चीज में सारी चीजें आपके यूज करना है। आपको एक दुकान खोली हुई मिल गई है, अब आप अच्छी चीज ले लें या बुरी ले लें, ये आपका फैसला। और आजकल जो आरिफ भाई इस वक्त छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, जो बराबर सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, और छोटे छोटे बच्चे कहीं गायब हो रहे हैं फिर मिल भी जाते हैं, वो उनका क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं देखिए, बच्चों पे मिस्ट्री पे अभी बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक आई नहीं। वो ज्यादातर भोपाल में ही हो रहा है। हाँ, ये हुआ है, कुछ शिकायतें आई हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज्यादा अभी उसके बारे में ऑथेंटिक गवर्नमेंट की तरफ से हमको ये हमने मानना चाहा, जानना भी चाहा, तो हमें एक रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ जब तक रिकॉर्ड ना मिल जाए तो उस पर मेरा बोलना भी ठीक नहीं हो। सोशल मीडिया ने आपकी प्रायोरिटी को कैसे इफेक्ट करा है? ये मुझसे बेहतर आप समझ सकते होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत कम सोशल यूज करता हूँ। मैं तो अपना न्यूज या जो अपने लोग मैसेजेस देखते हैं वही देख पाता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि लोगों में मैसेज अच्छा ही होगा। जी। क्या आप स्ट्रेस के अंदर अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ, मेरी टीम है जो काम करती रहती है, और वो कोशिश करती है कि मेरे सारे फुटेज उटेज निकाल के मेरे मूवमेंट्स को चलाती है, और वो करती रहती है। ट्रोल्स और हेट्स जो मैसेज आपके आते हैं उसके लिए आप कैसे हैंडल करते हो आप? इस पे मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मेरे जो टीम देखती है वही लोग कर पाते हैं। मेरे को तो बहुत इस पे आइडिया नहीं है। क्या आपका गोल सीएम बनना है अगला? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। कभी सोचा है अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का? नहीं। क्या आप नेशनल पॉलिटिक में आने के प्लान बना रहे हैं? मैं राज्य में रहना चाहता हूँ। नेशनल में 2 बार मुझे बुलाना चाहा, मैंने दोनों बार चाहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेट में ही काम करूँ। क्या आपके लिए आने वाले इलेक्शन गेम चेंजर हो सकते हैं? मैंने कहा ना, अभी बहुत वक्त है रमीन भैया, 4 साल है। ये क्वेश्चन का जवाब तो 1 साल पहले ही देंगे। क्या आपको लगता है आज का इंडिया 2000 से इंडिया से ज्यादा आगे निकल चुका है? नहीं, इंडिया तो जाहिर है कि देखिए ग्रोथ तो इसने बहुत करी, लेकिन ये 10 साल में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ 10 साल में बढ़ी नहीं है, घटी है। मनमोहन सिंह जी ने जो वर्क करा था जी। उसको जिस तरह से इनको आगे बढ़ाना था, ये नहीं बढ़ा पाए, और उसी की वजह पोलराइजेशन बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। ये जिस दिन कम्युनलिज्म को खत्म कर देंगे, ये ग्रोथ हमारी वापस बढ़ने लगी। क्या आज की जो सरकार है उसका पॉलिटिक रीजन जो है नेचुरल है? वो नहीं है ना, मैंने कहा ना, उनका नेचरल है ही नहीं। वो पब्लिक कास्ट पे काम ही नहीं कर रही है। क्या अपोजिशन यूनिटी पॉसिबल है या सिर्फ एक आइडिया है? नहीं, अभी तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव से जिस ताकत के साथ अपोजिशन एक होकर काम कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। आपका दिन स्टार्ट होता जब है तब कैसे स्टार्ट करते हैं आप शुरुआत? सुबह तो नमाज ही होती। फजर से। आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है, पॉलिटिक या पर्सनल? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम आसमान वाले पे देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। पॉलिटिक के अलावा कोई पैशन है जो लोग नहीं जानते? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं अपना फेवरेट मूवी कौन सी थी आपकी? 25 साल से तो देखी नहीं, तो याद भी नहीं। तो कोई तो एक आध तो रही होगी आपकी। मैंने कहा 25-30 साल देखने के बाद तो बोल ही जाएगी। कभी आपने अब रिगार्ड किया पॉलिटिक ज्वाइन करने के लिए? नहीं, ऐसा तो सच नहीं था। मैंने बताया ना कि जो पॉलिटिक्स जिस एंगल में मैंने करी, वो
इश्यूज एक एक्सीडेंटल था। अच्छा ये बताइए आप, आपके अपने कोई दोस्त ऐसे कोई पुराने बहुत करीबी बचपन के अब दोस्त? वो बेचारे रहे नहीं, एक दो बहुत करीबी दोस्त थे, दुनिया में रहे नहीं, अच्छा, लेकिन बाकी आप बहुत सारे ही लोग दोस्त हो गए। अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो कैसा रहेगा? जो चीज है नहीं उसके क्या सोचना। अगर आपकी लाइफ में मूवी बनी तो आपका रोल कौन सा रहेगा बॉलीवुड में, और कौन एक्टर रहेगा, आपका रोल कौन प्ले करेगा? रोल मॉडल तो हम खुद ही हैं, हमारा रोल तो हम खुद ही रहेगी। पॉलिटिक्स में किसी एक नेता को सीक्रेटली एडमिन करते हुए आप? नहीं, मेरे साथ अलग अलग टीम है, जी क्योंकि पॉलिटिकल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्क अलग है और मिली काम अलग होते हैं। जी। तो एक टीम जो है वो सिर्फ मिली काम देखती है, एक पूरे स्टेट का होल्ड करती है, क्योंकि बराबर प्रॉब्लम्स लोगों की आती हैं तो उसके लिए एक नई टीम है। तो ऐसे इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन कोई नहीं। आज तक का सबसे फनी ट्रोल या मेम्स आपके बारे में कौन सा रहा है? अब उसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि समझ से परे है। जब आप स्पीच देने जाते हो तो बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टाइल में जो आप स्पीच देते हो वो किससे आप इंस्पायर होते हो? बॉलीवुड भी मुझे नहीं पता और हॉलीवुड भी नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं जब जाता हूँ तो मुझे अपने लोगों को क्या मैसेज देना है, मेरा दिमाग उस वक्त उस चीज पर रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह पाक वो अल्फाज मुझसे निकलवा दे जो मैं इनको देना चाहता हूँ। अगर आपको सुपर पावर मिल जाए एक दिन के लिए तो क्या चाहोगे आप? सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे करोगे आप? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम पावर में ही है, अल्लाह ने हमको हैसियत तो दी है, तो हमारी तो 24 घंटे कोशिश रहती है कि हम भूखे को निवाला और एक गरीब को सोने की जगह दे दे और सुकून चैन दे दे, अल्लाह यही दिलवा दे तो बहुत। सबसे बड़ी क्रिस्टल आपने अपने करियर में क्या फेस की है? वो एक बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस एक के बाद एक आए। पूरी लाइफ में मैक्सिमम 25 साल मैंने चैलेंजेस को ही वो करा है और उनके साथ ही मैंने अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। डे बाई डे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में डे बाई डे नए नए चैलेंजेस आए और आज भी आते रहते हैं। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आया है कि आपने सोचा पॉलिटिक्स पूरी तरीके से छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं, कई बार ऐसा नर्वसनेस आई बीच में कि ये पॉलिटिक्स की वजह से जो काम करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, बहुत सारे सोशल काम नहीं कर पाता, कई लोगों को जस्टिस मिलना है नहीं दिलवा पाता, तो पॉलिटिक्स की वजह से कई जगह बनता हूँ और एमएलए बनने के बाद कई बार एक दो बार ऐसा लगा कि कुछ बनता जा रहा हूँ। फिर लगता है कि नहीं, जब अल्लाह ने मौका दिया है तो काम करना और लोगों का काम कराना है और इसी चैलेंज को कबूल करके लड़के काम कराना। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किस ग्रुप से मिलता है? मुझे सभी का मिलता है, इसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है और हर जगह जाहिर है क्रिटिसाइज नहीं होगा तो फिर 100% कैसे होगा। क्या कभी पब्लिक गुस्से भी करती है आप पे? बिल्कुल, कई लोग आते हैं बिल्कुल डांट के बात करते हैं और अच्छा लगता है कि कम से कम डांटने वाले हैं तो हम ठीक हैं। आप लोगों के दिल जीतने में कैसे सफल होते हैं? ये देखिए, मेरा इस मामले में बहुत अच्छा ये है कि अगर अपन अच्छे रहेंगे और सच्चे रहेंगे और जो लगे जो बात जिस मौजू पे बात करना है उस पर खुलकर करते रहेंगे अपने लोगों से, तो ऑटोमेटिकली लोगों से मोहब्बत मिलने लगेगी। अगर आपको पीएम बनने का मौका मिले तो पहले काम क्या करेंगे आप? मैं एक बात नहीं समझ रहा रमीश भाई, आप बार बार मुझे पीएम पे ही क्यों ला रहा हूँ? सीएम और पीएम से हट के भी मैं कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप पीएम बने। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, ये देखिए आपके हम सबकी ख्वाहिश होना चाहिए। मोहब्बत है, हम लोगों की सबके मोहब्बत है। कोई कहा कहते हैं ना, एक अच्छा स्कॉलर ये कहता है कि बड़ी सोच रखो, हाँ, वो एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब भी मेरी अच्छी गवर्नमेंट आएगी और राहुल गांधी पीएम होंगे तो मैं वो सारे काम जो पब्लिक के जो मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह जरूर कराऊं। क्या आप भी चाहते हैं आपके बच्चे भी इसमें आए पॉलिटिक्स में? मैं नहीं चाहता मेरा बेटा आए, लेकिन वो धीरे धीरे पब्लिक उसको खींच के ला रही है और वो रोज लगा है, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं उनको एक अच्छा लॉयर बनाना चाहता था, जो आज जरूरत पड़ रही है। लेकिन ठीक है, लॉयर के साथ वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अब मैं कुछ बोलता नहीं। आपको जो है इंडिया का फ्यूचर कैसा दिख रहा है अभी? देखिए, अभी तो बहुत फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं हैं। हमारे इंटरनल सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी में पोलराइजेशन कम्युनलिज्म को अलग कर दे तो इंडिया वापस उसी पोजीशन पे आएगा जो मनमोहन सिंह जी जिस चैलेंज को लाकर खड़ा करे।
आपके लिए इंसानियत के लिए क्या मायने हैं? मैं समझता हूँ दुनिया में इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। एक लाइन में आरिफ मसूद कौन है? आरिफ मसूद एक शख्स है। कुछ उसके बारे में लाइन कही। शुक्रिया बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और माशाल्लाह आप लोगों ने देखा हमारे साथ आरिफ मसूद साहब जुड़े हुए थे और माशाल्लाह बेबाक इनकी जो है बात करने का अंदाज और तरीका से लोग बाग माशाल्लाह काफ़ी खुश होते हैं। और आप जो है लोगों के साथ बराबर जुड़ते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मेरा पेज देखने के लिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम।